अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक करेंगे, जो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इसको जो है हमने आज समझना है और इस टॉपिक को जो है हमने करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ही बेसिक और आसान चीज़ें पूछी जा रही हैं। और ये टॉपिक जो है वो यूं भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये चीज़ें आती रहती हैं। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये इससे किस तरह हो रहा है। जैसे कि आपने जो है वो पानी बॉईल किया, पानी बॉईल करने के लिए जो है वो चूल्हे पे रखा, तो वहां पर एक एनर्जी को आपने दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो वो किस तरह की कन्वर्जन होती है और वो कन्वर्जन कैसे हो रही होती है, ये आपको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है इन तमाम चीज़ों को आप देख सकेंगे और इन तमाम कन्वर्जन को आप समझ सकेंगे। तो कन्वर्जन का मतलब तो आपको पता है, एक चीज से दूसरी चीज में चीज को मुंतकिल कर लेना। तो यहाँ पर एक बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पर। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नोर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आप एनर्जी को बना नहीं सकते, यानी खुद से एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते। आप जो है वो सिर्फ एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने बनाई, तो हम ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसे पैदा किया। हमने क्या किया कि हमने जो है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, या जो है हमने जो है वो दूसरी एनर्जीज का इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना ली। या जैसे कि कोयले को जलाकर एनर्जी बना ली, स्टीम से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट ही पैदा हो जाती है। तो हम जो है वो एनर्जीज को बना नहीं सकते, यानी पैदा नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि बाइक चलानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने जो है वो बाइक बगैर ही पेट्रोल के चला दी। हमने क्या किया, पेट्रोल को डाला, फ्यूल जला, फिर बाइक चली। तो एनर्जी चाहिए थी बाइक चलाने के लिए, तो हमने कोई ऐसी एनर्जी नहीं बना सके कि जो कि हम खुद ही बना रहे हो या खुद ही पैदा कर रहे हो। तो ये होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाती है। अच्छा, फॉसल फ्यूल एनर्जी। अब ये फॉसल फ्यूल एनर्जी जो है ये वो एनर्जी है जो कि आप रोज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता ना हो शायद कि जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो इस फॉसल फ्यूल से ही मिल रहा होता है आपको, ठीक है। और इसको बनने में कई जो है वो लाख साल लगते हैं फॉसल फ्यूल को। यानी जब भी कहा जाता है कि पेट्रोल के ज़खायर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और एक वक्त पे आके ख़त्म भी हो जाने हैं, जब कम हो रहे हैं तो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो वो फॉसल फ्यूल होता है। अब किस तरह से होता है, जरा इसको पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, यानी एनर्जी को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉसल फ्यूल यानी जो फ्यूल हमें जो है वो जमीन से मिल रहा होता है, जमीन के अंदर से मिल रहा होता है। अब ये फॉसल फ्यूल बनता कैसे है, इसमें ये भी बताया जा रहा है। Fossil fuel energy is formed from decayed plant and animals that have been converted to crude oil, coal, natural gases or heavy oil by exposure to heat and pressure in the earth crust over thousands of millions of year। देखें, ये फॉसल फ्यूल इस तरह बनता है कि हमारे पास जो ये प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनकी हड्डियां, यानी ये जो प्लांट्स जब ख़त्म हो जाते हैं और इनकी हड्डियां जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और फिर ज़मीन में जो है वो प्रोसेस होता है और फिर वहाँ पर एक फ्यूल बन जाता है, यानी एक क्रूड ऑयल बन जाता है, एक फ्यूल बन जाता है। तो ये जो प्लांट और एनिमल्स और ये मुख्तलिफ चीज़ें जब ज़मीन में दबी रहती हैं तो ये नेचुरल गैसेस भी बनाती हैं, हैवी ऑयल भी बनाती हैं, क्रूड ऑयल भी बनाती हैं। फिर ये क्रूड ऑयल यानी ये जो खाम तेल होता है, इसको हम लेते हैं, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। और ये तेल बनने में एक बात याद रखिएगा, हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। कई 100 साल लगते हैं, कई लाखों साल लगते हैं, जब जाके ये ऑयल बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, कई हज़ारों साल, कई 100 साल के बाद ये बनता है। तो फिर जब हम इसे निकालते हैं तो फिर हम इसको फिर क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को अलग कर लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अभी कोई चीज़ ज़मीन में दबेगी तो कई 100 साल बाद जाकर जो है वो जो है फ्यूल बनेगा। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन अभी दबाया, जैसे कि पानी बॉयल करने रखा चूल्हे पे, पानी बॉयल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे जो है ये फ्यूल नहीं बनता भाई, कई 100 साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। फिर आप इस क्या करते हैं कि इस फॉसिल फ्यूल को लेते हैं और फिर इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं और फिर इसको जो है वो मुख्तलिफ जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं इसी एनर्जी को।
तो यही चीज़ आपको जो है वो लिखी हुई है, यानी जब आपको ये फ्यूल मिल जाता है, ये फ्यूल जल सकता है, तो इसको आप जलाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपको ये फ्यूल मिल गया, इस फ्यूल को आपने जलाया और फिर इस जलाने के बाद इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं आप, फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, ठीक है, और लाइट एनर्जी भी पैदा की जाती है। अब लाइट एनर्जी कैसे, आपके पास आपने लालटेन देखी होगी, जो लालटेन होती है आपके पास, उसके अंदर जो है ये फ्यूल आप डालते हैं, मट्टी का तेल, और फिर उसे जलाते हैं और एनर्जी और यानी लाइट एनर्जी आपको मिलती है। तो इस तरह से आपने क्या किया, फ्यूल एनर्जी को जो है वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया, यानी भट्टियां भी जलाई जाती हैं इस ऑयल से, यानी इस तेल से, और फिर दूसरे काम किए जाते हैं। अच्छा, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिलती कैसे है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द टर्म रिफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। देखें, ये इस तरह से होता है कि आपने फिगर देखना है। सबसे पहले तो आप फिगर देख लीजिए। 8.7 में तो आपको जो है वो बर्निंग चारकोल लिखा हुआ दिखा हुआ है, यानी कोयला, ठीक है। अब आप जो है वो 8.8 देखिए फिगर, इसमें आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का बताया है। डैम होता है हमारे पास, जैसे कि बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं दुनिया में, तो वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि पानी को स्टोर किया जाए। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमें जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कि जब ये जो पानी है ना, ये गिरता है, जब ये पानी इतनी ऊपर से पहाड़ से नीचे आके गिरता है, डैम में जो है फिर टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जनरेटर लगा दिए जाते हैं। तो जब इतने ऊपर से पानी गिरता है इतने प्रेशर से, तो वो टरबाइन तेजी में घूमते हैं। जब ये पानी गिर रहा होता है, यहाँ पर कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पर हम दूसरा पढ़ रहे हैं अपना, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता रहे हम किस तरफ जो है वो पढ़ रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ENERGY एनर्जी, ठीक है। तो फिर ये जो पानी इतना ऊपर से आके गिरता है, तो फिर टरबाइन मूव करते हैं, टरबाइन रन करते हैं, और टरबाइन के रन करने की वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। आप इसका पूरा प्रोसेस है, चाहे तो आप लिख दीजिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आपको पूरा प्रोसेस देखने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे देख भी सकते हैं चाहे तो। अच्छा, अब जब ये आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी से हजारों काम करते हैं अपने, ठीक है। जो है वो इसी इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली ना आपको, फिर आप बल्ब जला के लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं, इस्त्री चलाकर, ठीक है, आयरन चलाकर, और चाहे तो आप जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव यानी इलेक्ट्रिक चूल्हा भी जला सकते हैं इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और फैन चलाते हैं, विंड एनर्जी भी जो है वो क्रिएट करते हैं, और मुख्तलिफ एनर्जीज जो हैं आप फिर जो है वो क्रिएट करते हैं इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम करता है, कि पानी का जो फ्लो है, यहाँ रेजरवायर का मतलब होता है ज़ख़ीरा, तो पानी का जो ये डैम में ज़ख़ीरा होता है, ये गिरता है आकर टरबाइन के ऊपर, टरबाइन मूव करती है और जनरेटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सोलर एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एनर्जी है, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। अब सोलर जो है वो, सन जो है वो एनर्जी लुटाता रहता है, यानी एनर्जी देता रहता है हमें। वो कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देते हैं हम, या और कुछ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपने जो है वो नई मॉडर्न टेक्निक देखी होगी, सोलर पैनल, जो कि होता है डायोड, ठीक है। ये एक डायोड होता है सोलर पैनल, जिसे आप सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे 3 साल बाद, ठीक है। तो इसमें जो है वो पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ होता है। अब होता कैसे है, सोलर एनर्जी यानी सन से बनने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। अब सन से हमारे पास एनर्जी आती है लाइट की फॉर्म में, ठीक है, लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो ये जो लाइट आती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये हमारे पास फोटोन्स जो आते हैं हमारे पास, तो ये फोटोन्स जो है ना, वो आकर क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। कैसे? सोलर सेल की मदद से। अब हमारे पास एक सोलर सेल होता है, यानी ये जो है वो मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन डायोड होता है ये सोलर सेल। आप जो है वो फिगर 8.9a देखें तो आपको ये सोलर सेल लगा हुआ नजर आ रहा होगा, और अगर ज्यादा डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पर 8.9 इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। 8.9b में जो है ना वो सोलर सेल नहीं है, वो सोलर हीटर है, उसको भी मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। पहले सोलर सेल को एक्सप्लेन करता हूँ, यानी सोलर पैनल को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसे सोलर सेल भी कहा जाता है। अब ये पैनल कैसे बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने कहना है कि पीएन जंक्शन डायोड से बनता है, ठीक है, डायोड से बनता है। अब क्या होता है कि एनर्जी आकर इसके ऊपर गिरती है,
यानी लाइट एनर्जी इसके ऊपर आके गिरती है। तो जब भी आप जानते हैं कि ये जो चीज़ होती है ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा कर सकती है, जब सन हो, और सन के सामने ना हो या सन ना निकला हुआ उस दिन, यानी बारिश होने वाली हो, धूप ना हो, तो ये एनर्जी पैदा नहीं कर सकती। तो जैसे ही सन, आप देख सकते हैं सन भी बना हुआ नजर आ रहा है, तो जैसे ही सन से निकलने वाली एनर्जी जो है वो आकर गिरती है इसके ऊपर, यहाँ पर जो है हम थट कर रहे हैं अपना, तो जैसे ही सोलर यानी सोलर एनर्जी जो है आकर गिरती है, यानी लाइट जो है इस प्लेट पर आके गिरती है, तो एनर्जी पैदा होती है, यानी इसके अंदर जो है वो रिएक्शन होता है और एनर्जी जो है वो पैदा होती है। अब हमें अब इधर भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हजारों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में, घर में, कार में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो गाड़ियां भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आ गई हैं और चार्ज होने वाली। तो यहाँ लिखा हुआ है द एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी निकलती है सन से वो सोलर एनर्जी है। और ये सोलर एनर्जी कैसे आती है? फोटोन की शक्ल में आती है। दिस इज द मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट पाकिस्तान। तो थ्रू आउट पाकिस्तान कह लीजिए, यानी पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा एनर्जी ये मिलती है, और पूरी दुनिया में ही मिलती है, बल्कि जहाँ बारिश होती है ना वहाँ कम मिलती है ये एनर्जी, क्योंकि फिर सन आता ही नहीं है सामने, बादल आए हुए होते हैं, तो एनर्जी ये कम आती है हमारे पास। देयर आर मेनी डिवाइस विच आर केपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग सोलर एनर्जी। तो बहुत सारी डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती हैं और मुख्तलिफ फॉर्म में एनर्जी को बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सोलर पैनल दिखा दिए गए हैं, और इसी तरह से सोलर हीटर भी है। सोलर हीटर किस तरह काम करते हैं कि इसके अंदर जो है एक हीटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी को लेता रहता है, यानी गर्म करता रहता है चीज को, और फिर आपको जो है वो आगे पानी या और मुख्तलिफ चीजों को गर्म करके दे देता है। तो इस तरह से सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। यानी समझ लीजिए कि आपने जो है एक पतीले में पानी भरकर जो है वो रख दिया धूप के अंदर, तो आपको पता है वो पतीले में अगर आपने पानी धूप में रख दिया तो वो गर्म ही हो जाना है कुछ टाइम बाद। तो आपको पानी गर्म मिल गया, आपको गैस चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कुछ और करने का जरूरत पड़ा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ऑल्सो सोलर हीटर आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी सन रे इनटू हीट एनर्जी टू हीट वाटर टैंक एंड इंडोर स्पेस। तो यही सोलर एनर्जी इस्तेमाल भी होती है कि आपको जो है वो पानी गर्म कर सकते हैं इसी सोलर एनर्जी से। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते आप, इतनी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी आपको इतनी ज़्यादा जो है वो तपिश नहीं मिलेगी। अगर आप सऊदी अरब या दुबई में जाकर ये काम करें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है। न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि एक बड़ी ही जो है वो ज़बरदस्त हमारे पास चीज़ है। 4 है, चले यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं। 1 हमने जो है वो किया था, ऑयल के बारे में पढ़ा था हमने, क्रूड ऑयल यानी फॉसल फ्यूल। ठीक है, ये फॉसल फ्यूल के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, फॉसल फ्यूल, FUEL, फ्यूल एनर्जी। तो आप समझ गए थे, मैंने आपको बता दिया था कि फॉसल फ्यूल से किस तरह एनर्जी हासिल की जाती है। अच्छा, अब जो है हमने करना है अपना चौथा, जो कि है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस एनर्जी को हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा प्लांट लगाया और हासिल कर लिया। आप फिगर देखें, फिगर आपके पास नेक्स्ट पेज पर है, 8.10 फिगर है आपके पास, जिसमें आप प्लांट देख सकते हैं कितना बड़ा और वसी प्लांट लगाया हुआ है और कितनी ज्यादा स्टीम जो है उस प्लांट से निकल रही है। तो यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, पहले पढ़ देता हूँ फिर बता देता हूँ। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन सच अ फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स स्टोर न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, रेडियम, ETC। तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी किससे मिलेगी? यूरेनियम, रेडियम और इस तरह के और एलिमेंट से। लेकिन उन्हीं एलिमेंट से आपको ये एनर्जी मिलेगी जो रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव होने चाहिए एलिमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी में आप क्या करते हैं, आप जो है वो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, उसमें जो है वो फिजन और फ्यूजन का रिएक्शन होता है। यानी वो जो एलिमेंट होता है वो टूट कर कोई दूसरा एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो जो एलिमेंट होता है वो टूट कर किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, तो इस सूरत में वो एनर्जी निकालता है और ये रिएक्शन चलता है, ये चेन रिएक्शन होता है, ये चलता रहता है। तो फिर इस तरह से आपको एनर्जी मिलती है, स्टीम मिलती है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि इट इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट मिलती है आपको, तो इस हीट और लाइट से स्टीम बनाई जाती है। A nuclear power plant utilize nuclear energy to produce steam to burn up turbine
टू टर्न अ टरबाइन एंड जनरेट एनर्जी। तो हीट और आपको लाइट मिली इस रिएक्शन से, तो आपने फिर इस हीट और लाइट का इस्तेमाल कर कर क्या किया, स्टीम पैदा की और फिर टरबाइन घूमने लगा। अच्छा, ये स्टीम कोई हल्की स्टीम नहीं होती, इतनी तेज पावर में स्टीम निकलती है, यानी इतनी तेज पावर में जो है वो स्टीम होती है कि टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई आपको, आप मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी हासिल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी से, यानी आप जो है वो इसी इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बल्ब जलाकर। इसी हीट एनर्जी को आप इसी लाइट एनर्जी को आप जो है वो मोबाइल में जो है वो चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिले, सोलर एनर्जी से मिले, या न्यूक्लियर एनर्जी से मिले, या फॉसल फ्यूल से मिले, या किसी भी तरीके से मिले, कॉइल, या तो जो है वो कोयला जलाकर एनर्जी मिले, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है तो आप इसे मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो चार्ज होने में काफ़ी टाइम लेती हैं। यानी अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है तो आप 10 मिनट में पेट्रोल डलवाकर अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक सिटी है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, और उसका जो है वो चार्जिंग खत्म हो गई है, तो फिर इतनी तेजी में वो चार्ज नहीं होगी 10-15 मिनट में। जैसे मोबाइल घंटों लेता है ना चार्ज होने के लिए, इसी तरह वो गाड़ियाँ भी बहुत टाइम लेती हैं चार्ज होने के लिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक कार जो है वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाती, या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अगर कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जो कि फ़ौरन चार्ज कर दे इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 10 मिनट में, 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा चले आधे घंटे में, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगी और चलने लग जाएंगी। जैसे आपको पेट्रोल भरवाना होता है, मैंने एग्जांपल दी, तो पेट्रोल कितनी देर में भर जाता है? अगर आप रश भी हो ज़्यादा पेट्रोल पंप पे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा या 15-20 मिनट। ऐसा तो नहीं है कि 5-5, 6-6 घंटे आप जो है वो पेट्रोल की लाइन में ही खड़े हुए हैं, तो फिर सफ़र कब करेंगे? इससे अच्छा तो पैदल ही चले जाते हैं, या घोड़ा ले लेते हैं, या कोई ऐसी सवारी ले लेते हैं जिसमें पेट्रोल की ज़रूरत ही ना पड़े, साइकिल ले लेते हैं। तो ये चार्जिंग का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाती सफ़र के लिए। और आपको पता है अगर मोबाइल एक बार अनचार्ज हो जाए तो फिर से चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो ज़्यादा नहीं चल रही हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली जाएगी जिससे जो ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये जल्दी चार्ज हो जाया करेंगी, घंटों के बजाय मिनटों में चार्ज हो जाया करेंगी। तो फिर ये आम हो जाएंगी और ये माहौल दोस्त होती हैं ये गाड़ियाँ। अच्छा, आप पेट्रोल वाली गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा माहौल दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरी गैसेस होती हैं जो कि हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए जो है वो जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसके अंदर से कोई जो है वो धुआं निकलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज़ भी नहीं होती, शोर भी नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है वो इंजन में जो है वो पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही जो है इंजन में पेट्रोल जलता है और ना ही धुआं निकलता है इलेक्ट्रिक कार्स में। तो इसलिए वो माहौल दोस्त गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी का आपने शायद इस्तेमाल ना सुना हो इससे पहले, ये चारों जो अभी तक हमने करे शायद ये तो सुना हो, लेकिन जियोथर्मल नहीं सुना हो। ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की, और इससे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट बना सकते हैं। देखिए, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, वो एक तरीके से नहीं मिल रही है कि सिर्फ कोयला जलाकर ही हासिल की जा रही हो, या जो है वो सिर्फ आपके लिए जो है वो एनर्जी को जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से हासिल किया जा रहा हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्तलिफ तरीकों से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, जिसमें जियोथर्मल एनर्जी भी होती है। अब जियोथर्मल से आप समझ गए होंगे कि जियो फिजिक्स में जो बात हो रही थी वो जियोथर्मल में मिलती जुलती है। इसमें जो एनर्जी आपको मिलती है ना, वो अर्थ से जो ज़मीन से जो लावा निकलता है ना, यानी जब लावा फटता है, जो है वो आतिश फिसा फटता है, तो जब लावा निकलता है तो इससे आपको स्टीम मिलती है, यानी जब उस लावा पे पानी गिरता है तो स्टीम मिलती है, और फिर उस स्टीम से भी टरबाइन को मूव कराया जाता है और एनर्जी हासिल की जाती है। तो इसी चीज़ को आप देख सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को आप 18A 811 8.11A और 8.11B। तो 8.11A में आपको जो है वो ज़मीन से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये ज़मीन से धुआं इसलिए नहीं निकल रहा है कि ज़मीन के नीचे आग जलाई हुई, बल्कि इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसके नीचे जो है वो लावा है। तो लावा में पानी मिल रहा है और चीज़ें मिल रही हैं, तो वो स्टीम पैदा कर रही है। अब उसी जगह पर जो है हमने क्या किया, हमने जो है वो एक पावर प्लांट बना दिया जो कि उसी लावा से निकलने वाली स्टीम से चल रहा है। तो ये भी माहौल दोस्त होती है चीज़, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ जला नहीं रहे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जियोथर्मल एनर्जी इज स्टोर इन द अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट। तो ये अर्थ की नेचुरल हीट है और अर्थ के अंदर स्टोर है, इसे भी इस्तेमाल करते हैं हम। कीप इन द अर्थ देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा यानी लावा।
तो अर्थ के अंदर लावा मौजूद है, उस लावा पे जब पानी गिराया जाता है, देखें लिखा हुआ है वाटर क्लोज टू मैग्मा चेंज टू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, दिस थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो लावा है अर्थ के जमीन में, तो लावा पे जब पानी गिरता है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उस लावा का, तो बहुत ज्यादा तेज स्टीम निकलती है। इतनी ज्यादा तेज स्टीम निकलती है कि अगर कोई उस स्टीम के अंदर खड़ा हो जाए तो पूरा जलकर खत्म, जल जाएगा, राख हो जाएगा, इतनी ज्यादा तेज स्टीम होती है ये। तो जब इतना प्रेशर से स्टीम निकलती है तो इसके ऊपर टरबाइन लगाकर इसे जो है वो टरबाइन मूव कराए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर ली जाती है। तो जो पावर प्लांट जो है वो जियोथर्मल एनर्जी से चलते हैं उन्हें कहा जाता है जियोथर्मल पावर प्लांट। यानी ये अर्थ की जमीन में जो थर्मल एनर्जी मौजूद है ना, जो लावा मौजूद है, उससे चलने वाला प्लांट है। अब ये प्लांट आप नहीं चला सकते हैं क्या कहते हैं क्रूड ऑयल से, क्योंकि इसमें ऐसी जो है वो सलाहियत ही नहीं होती, और ना ही आप इन प्लांट को न्यूक्लियर एनर्जी से चला सकते हैं क्योंकि इनमें सलाहियत नहीं है, और ना ही आप न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट को जियोथर्मल एनर्जी से चला सकते हैं क्योंकि उनमें सलाहियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये है ब्लू मार्कर, अब मैं इससे ब्लैक तो नहीं लिख सकता ना, ब्लू मार्कर है तो ब्लू ही लिखेगा, ब्लैक नहीं लिख पाएगा। इसी तरह से ये है ब्लैक मार्कर, इससे मैं ब्लू नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये जो है वो ब्लैक मार्कर है। तो इसी तरह से आप जो है वो जियोथर्मल पावर प्लांट से जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। विंड एनर्जी जो कि बहुत ही ज्यादा माहौल दोस्त एनर्जी होती है, अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत ही सस्ती मिलेगी, अभी जितने की मिली ना उससे आधे से आधे रेट में चली जाएगी। लेकिन इसमें यह मसला होता है कि ये जो है वो हवा पे डिपेंड करती है ये एनर्जी। अब इस तरह के आपने चीजें लगी हुई देखी होंगी, अक्सर ये फिल्मों में ही देखी होगी, शायद पाकिस्तान में आपने इसे ना देखा हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। चलें इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। इस तरह से ये आपको पंखे की तरह लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, पंखे की तरह ही लगा हुआ होता है। अब हवा आती है, ये पंखे मूव करते हैं, हवा आती है, ये पंखे मूव करते हैं, और जब ये पंखे मूव करते हैं तो नीचे जो है वो टरबाइन लगा हुआ होता है, वो टरबाइन मूव करती है, यानी जनरेटर मूव करता है और एनर्जी पैदा हो जाती है। ये मैंने जो है ना वो एयर बनाई है, ठीक है, ये एयर आई है आपके पास, हवा लगी है आगे उस पंखों पे और वो पंखे घूमे हैं हल्के हल्के करके, ठीक है, इस तरह से ये एयर है। तो ये एनर्जी जो है ये भी काफी सस्ती और माहौल दोस्त एनर्जी होती है। तो लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑब्टेन बाय द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी, जो हवा से एनर्जी हासिल होती है वो विंड एनर्जी, और हवा से भी आप बिजली बना सकते हैं। वो वाली हवा नहीं जो पंखे से आ रही है या जो हमारे घरों में चल रही होती है या जो हमारे घरों के आसपास से गुजर रही होती है, वो हल्की होती है बहुत। लेकिन जो हवा जो है समंदर में आ रही होती है और काफी हाइट पर आती है, जब भी देखें इसको इतना ऊंचा बनाया जाता है, इन पंखों को इतना बड़ा, ताकि ये आसानी से मूव कर सके, इन पे ज्यादा हवा लगे। तो इट इज जनरेटेड बाय विंड मिल। Windmills consist of a turbine which rotate due to wind. Kinetic energy is produced due to the motion of turbine. Wind turbines convert these kinetic energy into mechanical work. A generator convert the mechanical power into electricity. हम यहाँ एक थोड़ा सा प्रोसेस बताया गया है, देखें डिटेल में बता देता हूँ कि पहले हवा आकर इन पंखों पे लगी, ये पंखे मूव करें, इनमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। अब यही काइनेटिक एनर्जी जो है ना नीचे जनरेटर में जाएगी, ठीक है, ठीक है, वहां पर जो है वो ये मैकेनिकल वर्क होगा, यानी ये मैकेनिकल वर्क जो है, फिर मैकेनिकल वर्क यानी जनरेटर चलाकर जनरेटर में इस एनर्जी को इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली जाएगी। यानी हवा आई, ये पंखे घूमे और एनर्जी पैदा हुई, काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो गई जनरेटर में और जनरेटर में मैकेनिकल वर्क हुआ और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। लेकिन जनरेटर से जो एनर्जी पैदा होती है ना वो इस तरह से पैदा होती है कि जनरेटर के अंदर मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, यानी पार्ट जो है वो मूव कर रहे होते हैं, मैग्नेट के इर्द गिर्द कॉइल घूम रहा होता है, और फिर जो है वो फ्लक्स में चेंज आने की वजह से एनर्जी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो जनरेटर किस तरह काम करता है ये सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लक्स में चेंज किस तरह आता है, और फिर म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, और आपके पास जो है वो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ये सब सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। बस यहाँ से समझ लीजिए कि जनरेटर के अंदर मैकेनिकल वर्क होता है और वो मैकेनिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अच्छा, अब एप्लीकेशन, अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं आप विंड एनर्जी का? एक तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं शिप चलाने के लिए भी। आपने देखा होगा कि पुरानी कश्तियों में, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं विंड एनर्जी, यहाँ मैंने लिखा नहीं शायद, ठीक है, विंड एनर्जी में लिख भी देता हूँ, ठीक है, विंड एनर्जी है। तो आपने देखा होगा, ये मैं एक बोर्ड बनाता हूँ आपके लिए, ये बोर्ड बना दी मैंने छोटी सी, ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि एक जो है वो ये इस तरह का वो लगा हुआ होता है, इस तरह का
एक कपड़ा। क्यों? क्योंकि हवा लगेगी तो वो कपड़ा खींचेगा और कश्ती आगे बढ़ेगी। अब जिस डायरेक्शन में हवा होगी कश्ती उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर फिर आपको जो है वो हवा की मुखालिफ सिमत में जाना है तो आप क्या करेंगे, इस कपड़े को समेट लेंगे और यहाँ पर चप्पू लगे हुए होते हैं पुरानी कश्तियों में। नए नए जहाज़ों की बात नहीं कर रहा, उसमें तो ये नहीं होता, उसमें जो इंजन लगा हुआ होता है तो यहाँ पे इंजन घूमता है, इस तरफ इंजन लगा होता है, इस तरह ब्लेड। ठीक है, तो ये फिर चप्पू मारेंगे आप और हवा के मुखालिफ मूव करेंगे, लेकिन ये कपड़ा आपको समेटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो हवा की सिमत में ही जाना चाहते हैं, यानी जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस कपड़े को फैला देंगे, हवा उस पर लगेगी और कश्ती मूव करेगी। तो अक्सर आपने मूवीज में ये चीज़ देखी होगी, आप देखा होगा कि कपड़ा कभी वो लोग समेट रहे होते हैं, कभी फैला रहे होते हैं, तो इसकी वजह यही होती है कि वो हवा के सिमत में जाना चाहते हैं। एक इस्तेमाल ये हो गया। दूसरा इस्तेमाल है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल्स टू पंप वाटर। तो ये जो है वो वाटर को पंप करने के लिए भी इस्तेमाल होती है ऊपर से नीचे। यानी आपने देखा होगा मिलर ऑफ द डी पढ़ा था आपने, उसमें चक्की मूव कर रही थी, वो तो वाटर की वजह से मूव कर रही थी, यानी वाटर के फ्लो की वजह से। लेकिन इसी विंड एनर्जी को वाटर को पंप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसी विंड एनर्जी को मील्स को चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मील्स में जो मशीनें लगी होती हैं, और इसी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जो कि सबसे बेसिक इसका मकसद होता है इस विंड एनर्जी का। अच्छा, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सेवन। सेवन है हमारे पास बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी, अब बायोमास एनर्जी क्या है? ये एनर्जी जो है ना वो गार्बेज से पैदा की जाती है, गार्बेज से यानी कचरे से और दूसरी चीजों से। अब आप सोचेंगे कचरे से, तो कचरा तो वेस्ट होता है, उससे कैसे एनर्जी पैदा की जा सकती है? तो उससे भी एनर्जी पैदा की जा सकती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बायोमास इज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जिनकी चीज़ों को हम जला सकते हैं, जिनको हम जला सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स को हम जला सकते हैं, जैसे कि गन्ने का कचरा, उसको जलाया जा सकता है, एनर्जी पैदा की जा सकती है गन्ने के कचरे को। देखिए जब आप हीट एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो किसी और फॉर्म में भी बदल सकते हैं ना एनर्जी को। हीट एनर्जी मिल गई है तो उस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा हो सकती है। तो इसी तरह से जो है वो वेस्ट जो होता है हमारा, गार्बेज, देखें यहाँ लिखा हुआ है कि गार्बेज वेट्स, गार्बेज वेट्स, और वेस्ट यानी जो ज़ाया करते हैं हम चीज़ों को, और शुगर कैन, गन्ना, इन तमाम चीज़ों को जलाकर हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी पैदा की जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी या कुछ और हासिल किया जाएगा, हीट एनर्जी हासिल की जाएगी, तो इस तरह से जो एनर्जी मिलेगी वो होगी बायोमास एनर्जी। तो बायोमास में वुड भी आती है, लकड़ी, आप जानते हैं लकड़ी बहुत ज़्यादा जलाई जाती है एनर्जी हासिल करने के लिए, हीट एनर्जी हासिल करने के लिए। तो ये हमारे पास तमाम फॉर्म है एनर्जीज की। बायोमास इस तरह से समझ लीजिए कि वो चीज़ें जो जलाकर हम एनर्जी पैदा कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम जानवर के हड्डियों को भी जला सकते हैं। ठीक है, और हम जो है वो पेड़, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि जल सकते हैं और जिनसे एनर्जी हासिल की जा सकती है। जैसे कि आप ले लीजिए कि हमारे पास मुख्तलिफ पेड़ हैं, लकड़ियाँ जो हैं हमारे पास, एक नहीं मुख्तलिफ किस्म के पेड़ होते हैं जो जल सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अक्सर आप जंगल में जाते हैं तो आप लकड़ियाँ लेकर आते हैं जलाने के लिए, तो वो क्या होता है, बायोमास एनर्जी होती है, जो कि आप जो है वो जलाकर कोयला बना लेते हैं या उसको जलाकर लकड़ियों को हीट एनर्जी हासिल कर लेते हैं। और गार्बेज भी इसी तरह से होता है। ठीक है, कचरा जलाएंगे तो भी एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, आपको स्टीम मिलेगी, लेकिन फिर वो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होता है कचरे को जलाना, क्योंकि कचरे में बहुत सारे केमिकल और वेस्ट होते हैं जो कि जलाना मना किया जाता है। आखिरी है हमारे पास 8, ये आखिरी है। अच्छा, टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि लहरों की वजह से पैदा हो। अब देखें लहरें जब मूव करती हैं तो वो फोर्स लगाती हैं। अब आप देखें, आप किसी सी साइड गए, समंदर, आप जो है वो समंदर में पानी में नहाने गए, दूर नहीं, करीब करीब किनारे पर, तो जैसे ही आप किनारे पे खड़े हुए, लहर आई, उसने आपको एकदम से पीछे की तरफ गिराया। कैसे गिराया? क्योंकि उसमें एनर्जी थी, एक फोर्स थी, वर्क किया उसने आपके ऊपर, उसने आपको गिरा दिया पीछे की तरफ। तो ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की। अब ये एनर्जी, टाइडल एनर्जी हासिल कैसे होती है, यहाँ पढ़ते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, mainly electricity, as the earth use the gravitational force of both the moon and the sun every day to move vast quantities of water around the ocean and seas producing tides, and in this way energy is produced called tidal energy। देखें है क्या चीज ये चीज,
अर्थ और मून अपने दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ घसीट रहे हैं। यानी हमने पढ़ा है ना न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी तरह से अर्थ और सन भी अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है। यहाँ लिख देता हूं मैं टाइडल, टाइडल एनर्जी, ENERGY एनर्जी। तो अर्थ और सन एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो खींच रहे हैं। अर्थ भी सन को खींच रहा है और सन भी अर्थ को खींच रहा है। तो इस तरीके से जो है वो टाइड्स पैदा होती हैं, समंदर में लहरें पैदा होती हैं, समंदर में लहरें। तो फिर वो लहरें जो है वो भी हमारे पास एक फोर्स होती है। आप देख सकते हैं फिगर 8.14। तो अगर इस समंदर के अंदर जो है वो टरबाइन लगा दिया जाए, जैसा कि आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, तो वो टरबाइन घूमेगा और वो क्या करेगा, एनर्जी पैदा करेगा। एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को आप मुख्तलिफ जगह पर हीट एनर्जी और मुख्तलिफ एनर्जीज में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है ये काम करता है, ठीक है, इस तरह से इसका वर्क है, इस तरह से इसके काम करने का तरीकेकार है कि टाइड्स आई, टाइड्स ने टरबाइन को मूव कराया और एनर्जी पैदा हुई। लेकिन इस तरह से एनर्जी बहुत ही कम पैदा की जाती है और ये तो बहुत ही सस्ता तरीका है एनर्जी पैदा करने का, क्योंकि टाइड्स तो आती रहती हैं दिन में भी रात में भी, और हर वक्त टाइड्स आती हैं, यानी लहरें आती रहती हैं। लेकिन ये जो तरीका है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है एनर्जी पैदा करने में। अपने पाकिस्तान में भी ये तरीका ना के बराबर है, नहीं इस्तेमाल होता। ज़्यादातर जो पाकिस्तान में एनर्जी बनाने के लिए तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं वो जो है वो फॉसल फ्यूल से एनर्जी, जो है फॉसल फ्यूल से बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप कोई पूछ ले कि पाकिस्तान में किस किस तरीके से एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो आपने बताना है फॉसल फ्यूल, यानी कोयले को जलाकर और पेट्रोल को जलाकर और मुख्तलिफ चीज़ों को जलाकर। और न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है पाकिस्तान में। और सोलर पैनल से भी पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे एनर्जी बनाई जाने लगी है। और डैम से हाइड्रोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है। हाइड्रोथर्मल एनर्जी जो है ये बनाई जाती है, यानी जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था ना डैम वाला तरीक़ेकार, यानी डैम से बनाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, पानी के ज़रिए से एनर्जी बनाई जाती है। थर्मल चीज़ों से एनर्जी बनाई जाती है। सोलर पैनल से पाकिस्तान में एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इन तमाम तरीक़ों से बनाई जाती है। और ये जो टाइडल एनर्जी है और बायोमास एनर्जी है और जो हमारे पास विंड एनर्जी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान में एनर्जी बनाने के लिए। ज़्यादातर जो है वो ऊपर वाले प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली एनर्जी बनाने के लिए। तो तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, तमाम की तमाम 8 की 8 ये जो एनर्जीज़ थी किस तरह से इनसे एनर्जीज़ बनती है। तो अगर मेरा आपसे सवाल है कि न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि रेडियम और यूरेनियम, इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिजन और फ्यूजन, और फिर वो स्टीम पैदा करते हैं, यानी हीट और लाइट पैदा करते हैं। फिर उस हीट को जो है वो स्टीम बनाकर टरबाइन को मूव कराते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो इसी तरह से तमाम तरीके से ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आखिर में बता दूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं एमएफ इंग्लिश सेंटर के ऑफिशियल ग्रुप में। इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स के, इंग्लिश के, इस्लामियत के, उर्दू के, फ्री, ठीक है, आपको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसमें आपको जो है वो नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, गैस पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 5 ईयर भी मिल जाएगी ताकि आप तैयारी कर सकें, बुक का PDF और टेस्ट सेशन। ये जो फीस है पूरी साल में एक बार पे करनी है, ठीक है, और हर बार आपने नहीं पे करनी। और अगर नोट्स अलग से लेना चाहें आप ग्रुप में ऐड होने के अलावा, तो 100 रुपीज़ जो है वो इंग्लिश के नोट्स की फ़ीस है। इस्लामियत की भी हमने 100 रुपीज़ रखी है और उर्दू की भी हमने 100 रुपीज़ रखी है। और साथ ही साथ जो है हमने फिज़िक्स के नोट्स की भी 100 रुपीज़ फ़ीस रखी है, ठीक है। चारों नोट्स जो है आपको 300 में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक 8.3 था, अब 2 और टॉपिक रह गए हैं, ये करके इसके फिर मैं आपको सवाल जवाब इंशाल्लाह कल या परसों करवा दूंगा। बस फिज़िक्स जो है हमारी कंप्लीट होने वाली है। फिज़िक्स के कंप्लीट हो जाने के बाद हमने जो है वो 3 टॉपिक इसके और रह गए हैं, बल्कि 3 कर लिए हैं हमने, 3 रह गए हैं। तो उसके बाद फिर हम इसके जो है वो सवाल जवाब सॉल्व करेंगे जो हमें एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो है वो चैनल भी इम्प्रूव करे। और वीडियोस जो है मैं आपके लिए आने वाले वक्तों में मैथ फिज़िक्स की जो है वो अपलोड करता रहूँगा, आप उससे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।